हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आप बढ़िया से नहीं पढ़े रहेंगे तो 12th में आपको जब संबंध एवं फलन से रिलेटेड एक चैप्टर है उसको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ें बताया जाए उसको कॉपी में नोट करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन यानी संबंध क्या होता है। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रिलेशन को जानते हैं, जैसे भाई का बहन से संबंध होता है, पिता का पुत्र से होता है, अध्यापक का विद्यार्थी से होता है। उसी प्रकार शेर का संबंध कैसे होता है, जंगल का। पेन का संबंध कैसे होता है, आप बोल सकते हैं इंक से होता है, कॉपी से होता है। ऐसे रियल लाइफ में आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं अपने दैनिक जीवन का, उसी प्रकार से मैथ में भी क्या होता है, एक संबंध होता है। मैथ में भी क्या होता है, रिलेशन होता है। तो हम मैथ में किस प्रकार के रिलेशन यूज करते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे ये कहा जाए कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये किससे बिलोंग है, किससे संबंधित है, एक नेचुरल नंबर से। फिर यहाँ पे कहा जाए 2 इज लेस देन 3, ये भी पढ़ सकते हैं इसको, या यूं ऐसे भी कह सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 में इस प्रकार संबंध है कि 2 या तो 3 से क्या है, छोटा है, या यूं कह लीजिए कि 3 जो है 2 से क्या है, बड़ा है। ये भी एक क्या है, संबंध है। यहाँ पे 6 4 से क्या है, बड़ा है, यानी 6 इज ग्रेटर देन 4। एल पैरेलल टू एम, यानी एल जो है एम के क्या है, समांतर है। तो ये सारे आपके मैथमेटिक्स के संबंध के क्या थे, एग्जाम्पल से उदाहरण थे। इन सारे एग्जाम्पल में आपने क्या चीज़ कॉमन देखा, इन सारे एग्जाम्पल में एक चीज़ हम कॉमन देख रहे हैं कि संबंध हमेशा दो व्यक्तियों या पदों के बीच में होता है। संबंध कभी अकेले नहीं हो सकता है, उसके लिए मिनिमम क्या चाहिए, दो व्यक्ति चाहिए या दो पद चाहिए। ठीक है, जैसे भाई बहन, इसमें के कम से कम दो लोग आ रहे हैं, पिता पुत्र दो लोग आ रहे हैं। तो याद रखेंगे, संबंध हमेशा जो होता है, रिलेशन हमेशा होता है किनके बीच में होता है, दो व्यक्तियों या पदों के बीच में होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे आप अपने गाड़ियों के नंबरों में देखते हैं, वहाँ पीछे एक नंबर प्लेट लगा होता है। तो वहाँ उस नंबर प्लेट पे जो भी लगा होता है सबका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, अलग अलग क्या होता है, महत्व होता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर प्लेट यहाँ पे लिया गया है DL7SBS6930। यहाँ DL से क्या मतलब है, DL से ये डिनोट हो गया कि ये जो गाड़ी का नंबर है कहाँ का है, दिल्ली का है। 7S उसके प्रांत को, कहीं ना कहीं उसका एक क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। और ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं BS6930, BS है, उसके ईयर को बताएगा कि कौन से ईयर में वो गाड़ी लिया गया है। और 6939 उस गाड़ी का क्या है, ज़ीरो है। यानी ये कुल मिला जुला के इस टोटल आपके गाड़ी का नंबर बना। सेकंड एक और है KA19 और EQ0001। कि ये मतलब ये कर्नाटका का है, कहाँ का है, कर्नाटका। 19 जो होगा वहाँ का कोई नंबर होगा, कोई स्टेट हो सकता है, कोई सॉरी वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ का ये 19 डिनोट कर रहा है। ठीक है, EQ बताएगा कि ये कौन से ईयर में लिया गया और उस गाड़ी का ये नंबर है। ये टोटल इस एक गाड़ी के डिनोट करने का पूरा, इस नंबर से आप उस गाड़ी का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, रिलेशन का एग्जाम्पल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसका बहुत ही ह्यूज मात्रा में यूज होता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास सेट है, उस सेट में एक लाल रंग कोई है और एक क्या है, सफ़ेद। लाल को हम किससे, उसके फर्स्ट लेटर R से डिनोट कर रहे हैं और सफ़ेद को किससे, W से। और एक और सेट ले रहे हैं B जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। क्या ले रहे हैं, 1 और 2। तो अगर हम R को इन नंबरों के साथ सेट करें तो कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं, ध्यान देंगे। आप एक बार R को 1 के साथ ले सकते हैं, ठीक है। एक बार आप क्या कर सकते हैं, R को 2 के साथ ले सकते हैं।
फिर अगर हम रेड की बात करें, रेड 1 के साथ ले लिया गया और रेड किसके साथ, 2 के साथ। इसी प्रकार से हम वाइट वाले को भी ले सकते हैं, एक बार 1 के साथ ले सकते हैं और एक बार किसके साथ ले सकते हैं, 2 के साथ ले सकते हैं। तो इन रिलेशन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, इन रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रेड और फिर कामा के साथ 1 हो गया, फिर रेड का किससे है, 2 से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इनके बीच में कामा, रेड और क्या लिखेंगे, 2। ये तो फर्स्ट हो गया। अभी W का रिलेशन 1 और 2 के साथ लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं W और फिर कामा के साथ 1 और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं W कामा 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक रिलेशन बना R1 R2। अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या याद रखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रमित युग्म, याद रखेंगे, बहुत यूज होने वाला है। ये क्या होगा आपका क्रमित युग्म। तो ये रिलेशन होता है, यानी ऐसे हम अगर बड़ा नंबर लेते, बड़े सेट लेते, तो ऐसे हम रिलेशन क्या कर सकते थे, बना सकते थे। और ये जो आप देखें इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। इसको हम बोलेंगे ए क्रॉस बी। ये क्या निकाला गया है, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में ये जो एलिमेंट आप निकालते हैं इनको क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अभी पीछे मैंने बताया है कि कार्तीय गुणन क्या होता है, लेकिन और बेटर समझते हैं कि कार्तीय गुणन क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट ए बी सी हैं, और एक सेट क्या है बी, 1 2 3। तो इसका जो कार्तीय गुणन होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। किसी भी समुच्चयों को, अगर दो समुच्चय है तो अगर उसका कार्तीय गुणनफल निकालना है तो ए क्रॉस बी को ही हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड के सारे एलिमेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये नहीं कि ए में 1 का किए तो ए हो गया, ए में 2 का करेंगे 2a, ऐसे नहीं। इसका मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ए का जब आप करेंगे इन सारे एलिमेंट में तो ऐसे लिखेंगे ए कामा 1, ये हो गया मल्टीप्लाई इसका। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ए कामा 2, फिर ए कामा 3। ए का सारे एलिमेंट में आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा है बी और सी, तो बी का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B1, फिर क्या होगा B2, फिर आपका होगा B3, बी से हो गया सारे में। अब सी एलिमेंट बचा है, तो सी का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे C1 C2 एंड C3। यही आपका क्या होता है, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद रखेंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप सीधे ए का 2 में करें तो ये 2 हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला यहाँ पे बताया जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वो फार्मूला आपका है Na इंटू एन बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस बी। इसका मतलब आपको पहले ही चैप्टर में बताया गया है। Na का मतलब होता है कि सेट ए में कितने अवयव हैं, और एन बी का मतलब हुआ कि सेट बी में कितने अवयव हैं। एन ए क्रॉस एन बी में जितने अवयव होंगे वही क्या होगा, एन ए क्रॉस बी का इक्वल होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें एन ए, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3, और सेट बी में भी कितने एलिमेंट हैं 3, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 9। वही एलिमेंट क्या होंगे, एन ए क्रॉस बी में भी होंगे। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कभी भी आपको नंबर ऑफ यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना हो तो आप सीधे फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। आप सेट ए के एलिमेंट को रख देंगे एन ए की जगह पे, और सेट बी के एलिमेंट को रख देंगे एन बी की जगह पे। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक और फार्मूला हम यूज करेंगे, वो फार्मूला है संबंधों की संख्या। क्या फार्मूला है, संबंधों की संख्या। आपसे कभी भी दो सेट दे दिया जाए और नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा जाए तो आप उसका फार्मूला क्या यूज करेंगे, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या।
और आपको पता है किसी भी सेट के उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2n, यानी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। तो आप समझ सकते हैं ये फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है। संबंधों की संख्या क्या होता है, ए इंटू बी के उपसमुच्चयों की संख्या। तो सीधे चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे। अभी जो भी फार्मूला बताए गए हैं वो एक्सरसाइज 2.1 में यूज आएगा। एक चीज और ध्यान देंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी यहाँ पे एन ए क्रॉस बी निकाले हैं, तो एन ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म के क्या होंगे, क्रमित युग्म के इक्वल होंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा, क्रमित युग्म। जैसे मान लीजिए इसके दो क्रमित युग्म है, A1 इज इक्वल्स टू A2। सपोज डेट मान लीजिए ये आपस में क्या है, इक्वल है। वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर मान लीजिए A1 A2 आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। यानी ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। प्रश्नावली 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/1 1/3। तो x और y के वैल्यू ज्ञात करने हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख लिया जाए। ये आपका दिया हुआ x/3 + 1 और y-2/3 इज इक्वल टू 5/1 और -1/3। तो आपको बताया गया है कि फर्स्ट जो होगा एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड सेकंड के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ x/3 + 1 इज इक्वल टू किसके होगा, 5/1 के। और दूसरा जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरा होया है, वो है आपका y-2/3 इक्वल टू ये किसके होगा, 1/3 के। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x और प्लस नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 1 होगा, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3। और यहाँ पे आपका 5/1 है तो 3 1 जा 3 x ही होगा। 3 का 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। और इसको भी ऐसे सॉल्व करिए। इसके नीचे भी आप 1 ले सकते हैं, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे होगा 3। 3 का y में करेंगे 3y हो जाएगा और 1 का 2 में करेंगे 2। दिस इम्प्लाई डैट 1 बाई क्या हो गया, 3। 3 दोनों अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x+3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x+3 और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15। यानी x इज इक्वल टू 15 प्लस से ट्रांसफ़र कर देंगे हो जाएगा माइनस, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 12। इसी प्रकार y भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको हो गया 3y-2 इज इक्वल टू 1। तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 और माइनस ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा प्लस। दिस इम्प्लाइड 3y इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे -2 है तो यहाँ भी तो +2 होगा। 2 1 क्या हो गया, 3। 3 से 3 हो गया कैंसल आउट और आपके वहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गया, 1। सो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू क्या आ गया, 1। ये ऑर्डर पेयर अगर ऐसे इक्वल है तो सेम ये प्रोसेस यूज होता है। सेकंड देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में 3 4 5 ये इसके क्या है, एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, यहाँ भी तो 3 है। तो आपको ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। लिखेंगे सॉल्यूशन और जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन जब भी पढ़िए सिंपल तरीके से पढ़िए, जो जो आपको पता है। कह रहे हैं कि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एन ए इज इक्वल टू क्या है, 3। और इजीली यहाँ पे देख रहे हैं बी में कितने हैं, 1 2 3। तो इसको भी तो लिख सकते हैं एन बी इज इक्वल टू 3। तो आपको बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। अभी आपको एक फार्मूला बताया गया है कि एन
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है एन ए इंटू एन बी। आपको क्या करना है, सीधे इसी फार्मूले में वैल्यू रख देना, आपको पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी यानी ए इंटू बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। एन ए में कितने हैं 3 और एन बी में भी कितने एलिमेंट हैं 3। इसका मतलब ये हुआ कि एन ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की जो संख्या आ जाएगी वो क्या होगी 9 होगी। तो ये से क्या करना था, सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि जी 7 8 एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट 7 8 हैं और एच में आपके एलिमेंट हैं 5 4 2, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकालना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणनफल। तो देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं जी क्रॉस एच। तो ऐसे कर्ली ब्रेस बना लेंगे 7 का पहले सारे एलिमेंट के साथ। तो ये नहीं कि 7 का 5 में करें 35, ऐसा नहीं है। 7 का मा क्या हो गया 5, ठीक है। फिर 7 का मा क्या हो गया 4, 7 का मा 2, 7 का इन सारे टर्म के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बचा 8, तो क्या लिखेंगे 8 का मा 5, 8 का मा 4 एंड 8 का मा 2। ये आप क्या निकाले जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच। अब क्या निकालना है एच क्रॉस जी। तो याद रखेंगे पहले 5 का इन सारे नंबर के साथ, तो कुछ ऐसे ही तो लिखेंगे 5 का मा 7 और 5 का मा 8, ये फर्स्ट हो गया। फिर 4 का इन दोनों नंबर्स के साथ, तो 4 का मा 7 और फिर क्या हो गया आपका 4 का मा 8 और फिर 2 के साथ, तो 2 का मा हो जाएगा 7 और फिर 2 का मा 8। अगर हम क्रमित युग्मों को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।